आप सभी का प्रॉब्लम सेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट्स मोल कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम बना रहे हैं और इस कड़ी में ये हमारा पार्ट 3 है। और आज हम लोग कुछ खास सवाल, कुछ फंडामेंटल पर, कुछ ट्रिक पर देखेंगे किस प्रकार से सवाल आ सकते हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा आज का पहला सवाल और आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास एक मिक्सचर का जिक्र किया है। तो सवाल को हम समझा दें, जिस किसी को सॉल्व करना है वो पॉज करके सॉल्व कर सकता है, फिर मेरे साथ सॉल्यूशन में आगे बढ़ सकता है। देखिए सवाल कह रहा है कि आपके पास एक मिक्सचर है और मिक्सचर में FeO है, Fe2O3 है, FeC2O4 है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्सिलेट। इस मिक्सचर में जानकारी दी है कि कार्बन 6% बाई मास है, यानी मिक्सचर का जो भी मास होगा उसका 6% कार्बन है। आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ आयरन which is present in ferrous oxalate FeC2O4 to mass of total iron plus oxygen and FeO plus Fe2O3। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, हम आपको समझा रहे हैं। आपके पास एक मिक्सचर है FeO, Fe2O3, FeC2O4। इस मिक्सचर में जो कार्बन है, जो फेरस ऑक्सिलेट में है, वो 6% बाई मास है। यानी अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ मिक्सचर लेते हैं तो उसमें 6 ग्राम्स कार्बन होगा। आपसे सवाल पूछा गया है, सवाल देखिए क्या है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि FeC2O4 में जो आयरन है उसका रेशियो क्या होगा टोटल आयरन जो मिक्सचर में है प्लस वो ऑक्सीजन जो FeO में है और Fe2O3 में है। तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको आपको बनाना है, जो आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं और जो मेरे साथ सॉल्यूशन में आगे बढ़ना चाहे वो सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। बच्चों ऐसे सवालों को सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है, आप मिक्सचर का 100 ग्राम्स ले लें। तो हमने मान लिया कि 100 ग्राम्स मिक्सचर है। अब इस 100 ग्राम्स मिक्सचर में जो कार्बन है जो कि मौजूद है फेरस ऑक्सिलेट में FeC2O4 में, ये बच्चों 6% है और 100 ग्राम्स का 6% बात करें तो ये 6 ग्राम आता है। यानी फेरस ऑक्सिलेट में जो कार्बन है वो 6 ग्राम है। तो इससे देखिए हम लोग क्या क्या चीजें और निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज तो मोल ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं। मोल ऑफ कार्बन हो गया मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास जो 12 होता है, ये आ गया 1/2 मोल। अब आप बात समझें, अगर आप फेरस ऑक्सिलेट का फॉर्मूला देखें तो अगर कार्बन वहां पर 2 है, कार्बन की स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो टोटल कंपाउंड 1 है। यानी जो टोटल फेरस ऑक्सिलेट होगा वो कार्बन का आधा होगा। तो अगर आपको कार्बन का मोल पता है तो आप टोटल का मोल निकाल सकते हैं, यानी कार्बन का आधा। तो कार्बन का मोल आ गया, तो यहां पर आप फेरस ऑक्सिलेट का स्टोइकियोमेट्री से मोल निकाल सकते हैं। दिस विल बी मोल ऑफ कार्बन अपॉन 2, दैट इज 1/4 मोल। और आप देखिए यहां पर आयरन की स्टोइकियोमेट्री 1 है, यानी कार्बन 2 है तो आयरन 1 है, कंपाउंड 1 है। यानी जितना कंपाउंड उतना आयरन और 2 गुना कार्बन। तो जितना FeC2O4 होगा उतने ही मोल यहां पर आयरन भी होगा। तो आपने आयरन का मोल निकाल लिया विच इज प्रेजेंट इन FeC2O4, दैट इज 1/4। अच्छा, यहां से देखिए हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। पहली चीज कि यहां से हम मास ऑफ आयरन निकाल सकते हैं विच इज प्रेजेंट इन FeC2O4।
तो ये मास ऑफ आयरन विच इज प्रेजेंट इन Fe2O4, दिस इज मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास 56 है। तो मोल यहां पर 1/4 है, तो 1/4 इंटू 56, ये आ गया बच्चों आपके लिए 14 ग्राम्स। तो Fe2O4 में कितना आयरन है? 14 ग्राम्स। आप यहां से दूसरी चीज निकाल सकते हैं, मास ऑफ Fe2O4, ये टोटल निकाल सकते हैं, और वो क्या होगा? मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोल 1/4 है और मोलर मास Fe2O4 का, आयरन का 56, 2 कार्बन का 24, 4 ऑक्सीजन का 64, जोड़ देंगे 144 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36 ग्राम। तो यहां से ये जो हमने इस पेज में कैलकुलेशन किया, इससे टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि यहां पर जो Fe2O4 है उसमें आयरन है 14 ग्राम और टोटल Fe2O4 कितना है? वो 36 ग्राम है। तो चलिए हम इसको आगे लेकर बढ़ते हैं, सवाल में देखते हैं इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो यहां का जो टेक अवे है इसको हम लिख के आगे बढ़ते हैं। टेक अवे ये आ गया कि मास ऑफ Fe2O4 आ चुका है, ये आ गया 36 ग्राम्स, और इसमें जो मास ऑफ आयरन है वो आ गया 14 ग्राम। अब बात समझिए, आपने 100 ग्राम पूरा मिक्सचर लिया हुआ था और ये मिक्सचर किसका था? FeO का था, Fe2O3 का था, Fe2O4 का था। इसमें आपने Fe2O4 निकाल लिया 36 ग्राम्स, तो बचा हुआ Fe और Fe2O3 कितना हो गया? ये हो गया 64 ग्राम, क्योंकि टोटल 100 ग्राम से। तो अगर आप देखें कि FeO और Fe2O3 का जो कंबाइंड मास है ये आ रहा है 64 ग्राम, और आपको बता दें ये जो FeO है और Fe2O3 है, इनके मास के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? 2 एलिमेंट होंगे, आयरन और ऑक्सीजन। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ही एलिमेंट से ये दोनों कंपाउंड बने हैं। तो यहां पर एक सोचने वाली बात यह है कि इसमें जो ऑक्सीजन का मास लिए हैं वो किन किन कंपाउंड से आता है? FeO और Fe2O3 से। ये तो चलिए ठीक है, लेकिन यहां पर जो आयरन है ये भी तो FeO और Fe2O3 से आ रहा है। लेकिन आपको सवाल में बोला है कि आपको रेशो निकालने में, देखिए सवाल देखें तो टोटल आयरन, नॉट ओनली फ्रॉम FeO और Fe2O3 बट टोटल। तो टोटल में देखिए यहां पर FeO और Fe2O3 से जो आयरन आया है, यहां ऑक्सीजन तो आपको FeO और Fe2O3 से ही लेना है। इसमें टोटल में क्या रह जा रहा है? आयरन में टोटल में क्या रह जा रहा है? ये 14 ग्राम रह जा रहा है। यहां का जो 14 ग्राम है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो 14 ग्राम Fe2O4 में। तो अगर आपको ये टोटल लेना है, तो अगर आप टोटल Fe, देखिए ध्यान से, अगर आपको टोटल Fe प्लस ऑक्सीजन इन FeO एंड Fe2O3 लेना है, तो इस चीज में आपको 14 जोड़ना होगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन तो आ रहा है FeO और Fe2O3 से, लेकिन आयरन जो Fe2O4 का वो नहीं आ रहा है, जबकि उसको आपको लेना है, लेकिन ऑक्सीजन को नहीं लेना है। ऑक्सीजन सिर्फ FeO और Fe2O3 वाला ही लेना है। तो आप जब आप इसमें 14 ऐड करेंगे तो ये हो जाना है 64 प्लस 14, दैट इज 78 ग्राम। नाउ व्हाट इज 78 grams? It is total iron which is present in FeO, Fe2O3 as well as Fe2O4 plus the oxygen which is present only in FeO and Fe2O3। अब वही रेशियो में क्वेश्चन में पूछा है। तो अब आपका जो फाइनल आंसर है वो हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए आपको रेशियो पूछा है, तो मास ऑफ आयरन इन Fe2O4 कितना है? वो 14 हम निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाय टोटल Fe प्लस ऑक्सीजन इन FeO एंड Fe2O3 अभी हमने निकाला लास्ट स्लाइड में, दिस इज 78। तो ये आपका आ जाना है 7/39। So this is your final answer. The ratio is 7/39.
तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, जहां पर आपको थोड़ा सा चीजें उलझी हुई थी, आपको सुलझाना था, बाकी थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किए। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। हम सवाल समझा देते हैं, जिन स्टूडेंट्स को ट्राई करना है वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, जिनको मेरे साथ आगे बढ़ना है वो डायरेक्टली बढ़ सकते हैं। आपके पास दो मोल एक मिक्सचर का है, और मिक्सचर किसका है? A2B3, AB2 एंड A2B। तो दो एलिमेंट के तीन प्रकार के कंपाउंड्स हैं, वेरिएबल वैलेंसी का केस होता है। और ये टोटल कितने मोल हैं? दो। तीनों के मोल जोड़ दें तो 2 मोल हैं। और यहां पर बोला गया है क्वेश्चन में, हैज इक्वल मोल्स ऑफ A एंड B इन ऑल। अब बात को समझें, यहां मोल के बारे में दो बातें आपको कही गई है। पहला, A2B3, AB2 और A2B के कंबाइंड मोल से 2, और ये तीनों ही कंपाउंड A और B से बने हैं। तीनों में ही अगर A और B को जोड़ें तो जितने मोल A के होंगे तीनों में, उतने ही मोल B के होंगे तीनों में, तीनों का जोड़ के। तो दो इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो चलिए इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम कुछ बातें करें, फिर आपको कुछ निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 प्लस AB2। A2B3 के कितने मोल्स हैं, AB2 के कितने मोल्स हैं, इन दोनों को जोड़ के किससे रेशियो निकालना है? द मोल्स ऑफ A2B। अभी हम इस पर आएंगे कैसे निकालना है। पहले जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है, पहले हम इसको लिखेंगे, फिर अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बातें मान लें। A2B3 है, इसको हम मान लें X मोल, AB2 को हम मान लें Y मोल, और हम A2B को मान लें Z मोल। ये हमने मान लिया। तो यहां से हमको तीनों का जो सम है, तो हमको X प्लस Y प्लस Z दे के रखा है 2 एज पर द क्वेश्चन। अच्छा, अब आप बात को समझें। जब आपने A2B3 X लिया है, तो यहां से हम A और B के भी मोल निकाल लेते हैं। हम A और B के मोल भी निकाल लेंगे, क्योंकि उनका भी जिक्र किया है। तो A2B3 से A कितना आ रहा है? 1 में 2 है, तो X में कितना होगा? 2X होगा। यहां से देखिए A कितना, 1 में 1 है, तो Y में कितना होगा? Y होगा। A2B में 1 में 2 है, तो Z में कितना होगा? 2Z होगा। तो यहां पर अगर आप टोटल कर दें, तो टोटल आपके पास आना है A कितना? 2X प्लस Y प्लस 2Z। इसी प्रकार B देख लें, यहां से 3x भी मिल रहा है, क्योंकि ये 1 में 3 है, तो x में 3x। यहां पर आपको 2y मिलेगा, और यहां पर 1 इंटू z मिलेगा। तो यहां अगर आप टोटल कर लें, तो b के टोटल मोल हो गए 3x प्लस 2y प्लस z। और ये दोनों क्या है? इक्वल, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन टोटल मोल ऑफ A इन ऑल 3 इज इक्वल टू टोटल मोल ऑफ B इन ऑल 3। तो यहां से एक इक्वेशन तो ये मिली, और दूसरी इक्वेशन क्या मिली? यहां से आप देख सकते हैं 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस z। तो यहां पर कुछ कैंसिल होने लायक है? बिल्कुल है। यहां से 2x गया, यहां पर x बचा, यहां से y बचा, और यहां से z गया, यहां पर z बचा। तो यहां जो दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है? x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, और पहली कह रही है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों इक्वेशन को यहां पर हम लिख लेते हैं। तो हमको दो इक्वेशन मिली, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन मिली x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमको मिल रही है, और अगर हम दूसरे का इस्तेमाल पहले में करें और x प्लस वाई के स्थान पर z को रख दें, तो हमको मिलता है z प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो यहां से 2z इज इक्वल टू 2, और z की वैल्यू आ गई 1। तो अगर z 1 है, तो x प्लस वाई कितना होगा? ये भी बच्चे हो जाएगा 1, क्योंकि तीनों का सम 2 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 प्लस AB2। तो A2B3 के मोल कितने हो गए? X हो गए। AB2 के मोल्स कितने हो गए? Y हो गए। तो X प्लस वाई की पूछा है। टू द
मोल्स ऑफ A2B के मोल्स क्या हो गए Z। तो आपसे रेशियो किसका क्या पूछा था, आपसे पूछा था X प्लस वाई ऑब्लिक Z। तो आप जानते हैं x प्लस वाई की भी वैल्यू कितनी है, 1 है, और z की भी वैल्यू 1 है, तो रेशियो आ गया 1:1। सो दिस इज द प्रॉब्लम जहां पर हमने आपको कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, कुछ बेसिक जो मोल होते हैं उनके कैलकुलेशन से सवाल को सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा आज का अगला सवाल। यहां पर स्टूडेंट हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। आपके पास एक कंपाउंड है C5HXNY। एक्स और वाई आपको नहीं पता है, और कुछ इंफॉर्मेशन दी। क्या इंफॉर्मेशन है? 4 ग्राम द कंपाउंड के बारे में लिखा, कंपाउंड वेज 4 ग्राम पर 3 ग्राम ऑफ कार्बन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बोलने का कोशिश कर रहा है, यानी अगर आप 4 ग्राम कंपाउंड का लेते हैं तो उसमें 3 ग्राम कार्बन होगा। 4 ग्राम कंपाउंड पर 3 ग्राम ऑफ कार्बन। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर आपने C5HXNY इसका कितना ले लिया, 4 ग्राम, तो यहां कार्बन कितना होगा बच्चों? कार्बन होगा यहां 3 ग्राम्स। अच्छा, फिर पूछा है फाइंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स पर ग्राम ऑफ कंपाउंड। आपको नाइट्रोजन एटम्स पर ग्राम ऑफ कंपाउंड पूछा है, वो कैसे निकालेंगे अभी उस पर हम धीरे धीरे आएंगे। पहले जो इंफॉर्मेशन दी है इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हैं और देखते हैं इससे हम लोग क्या क्या रिट्रीव कर सकते हैं। पहली चीज, आप बात को समझें, जब आप 5 मोल, ध्यान से सुनेंगे, 5 मोल कार्बन लेंगे तो आपके पास 1 मोल कंपाउंड होगा। तो अगर आपने 1 मोल कंपाउंड लिया है तो उसमें 5 मोल कार्बन होंगे। इंपॉर्टेंट चीज, तो 5 मोल कार्बन कितना मास बनाता है जरा ये देख लें। मास होता है मोल इंटू मोलर मास, तो 5 इंटू 12 यानी 60 ग्राम। यानी अगर आप 60 ग्राम कार्बन लेते हैं तो इस 60 ग्राम कार्बन में 1 मोल कंपाउंड होगा C5HXNY। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात समझें, इसको आगे लेकर बढ़ने के पहले एक चीज और देखें। अगर कार्बन 3 ग्राम है तो ये 4 ग्राम है कंपाउंड, तो अगर ये 60 होगा तो कंपाउंड कितना होगा ये भी निकाला जा सकता है। सारी बातें हम निकाल के देखिए। जब कार्बन 3 ग्राम है तो हमारा कंपाउंड C5HXNY ये 4 ग्राम है। तो अगर ये 1 ग्राम होगा तो ये 4/3 ग्राम होगा, यूनिटरी मेथड। और अगर ये 60 ग्राम होगा तो ये होगा 4/3 इंटू 60, दैट इज ये आ गया आपको 80 ग्राम्स। और 80 ग्राम्स मतलब आपने 1 मोल C5HXNY लिया है। क्यों? क्योंकि जब ये 60 ग्राम लेते हैं तो 5 मोल कार्बन आप लेते हैं, और जब आप 5 मोल कार्बन लेते हैं तो 1 मोल कंपाउंड होता है, और 1 मोल कंपाउंड का यहां मास आ रहा है 80 ग्राम, और इसी को बोलेंगे मोलर मास। तो आप देखिए कहीं ना कहीं अगर आपसे मोलर मास भी पूछा जाता, मोर देन 1 का ऑप्शन होता, तो वहां पे पहला ऑप्शन आप क्या टिक कर सकते थे? इस कंपाउंड का मोलर मास है 80 ग्राम्स। अब आप बात समझिए, इस 80 ग्राम्स में अब यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब एक फ्रेश स्लाइड में हम करेंगे। तो आप देख लिए C5HXNY इसका जो मोलर मास है ये 80 ग्राम्स है। अब ये मोलर मास कैसे बना? 5 कार्बन 5 इंटू 12, X हाइड्रोजन X इंटू 1, Y नाइट्रोजन Y इंटू 14, एंड दिस होल इज इक्वल टू 80। तो यहां से आप लिख सकते हैं X प्लस 14Y इज इक्वल टू 60। यहां सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ गया 20। आपके पास X और Y में ये एक इक्वेशन आ गई है जिसको आपको सॉल्व करनी है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपके पास यहां साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है, लेकिन आप हिट एंड ट्राई से बहुत सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि X एंड Y
हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। अब देखिए हम क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। पहली चीज, आप x की वैल्यू 1 ले लो, हिडन ट्रायल से y की वैल्यू 1 ले लो, क्या बात बनेगी, यहां 1 आ जाएगा, यहां 14 1 14, 14 प्लस 1 15 इज नॉट इक्वल टू 20, बात नहीं बनी। अब आप क्या काम करो, x इज इक्वल टू 1 ही रहने दो, y इज इक्वल टू 2 ले लो। जैसे ही y 2 लोगे तो 14 2 28, वो तो इसी से एक्सीड कर जाएगा, x नेगेटिव होगा नहीं, बात नहीं बनेगी। यानी हम y को बढ़ा नहीं सकते, y कैन ओनली बी 1, y को 1 से बढ़ा नहीं सकते। जैसे 2 करेंगे 3 करेंगे, x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो y जो 1 फिक्स हो गया, तो यहां पर x को आपको क्या करना होगा, 14 1 14 और 20 करने के लिए 6 और जोड़ना होगा। तो आपको x और y की फाइनली वैल्यू मिल गई, 6 प्लस 14 इंटू 1 इज 20। यही एक रियलाइजेबल सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन यहां बैठेगा नहीं, वेयर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको x और y पता चल गया, तो आपको फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं पता चल गया। अगर फॉर्मूला पूछा गया होता तो ये होता C5H6N1, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, अब हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो हम लोग को ये पता चल गया भाई ये C5H6N1 है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स पर ग्राम ऑफ कंपाउंड। आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जो पूछा है वो पूछा है नाइट्रोजन एटम्स पर ग्राम ऑफ कंपाउंड। अब आप बात को समझें, कंपाउंड है आपका C5H6N1। अगर आप इसका 80 ग्राम्स लेते हैं, यानी 1 मोल, जो अभी तक हम चर्चा करते आ रहे हैं, हमने निकाला है आपके सामने, तो आपके पास जब आप इसका 1 मोल लेते हैं तो बच्चों नाइट्रोजन कितना, वो भी 1 मोल है। यहां नाइट्रोजन कितना है, 1 मोल है। 1 मोल में बता सकते हैं कितने एटम्स होते हैं, बिल्कुल 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जब आप 80 ग्राम कंपाउंड ले रहे हैं तो इतने नाइट्रोजन एटम, क्वेश्चन क्या बोला है, पर ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो जब आप 1 ग्राम कंपाउंड का लेंगे बच्चों, तो बताइए कितने नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, यूनिटरी मेथड, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 ऑब्लिक 80 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन पर ग्राम ऑफ कंपाउंड, पर ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो बच्चों आपने बहुत सरलता से यूनिटरी मेथड, मोल कॉन्सेप्ट के कुछ बेसिक फंडामेंटल से इस सवाल को सॉल्व कर लिया। एंड दिस इज द वे वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। बहुत ही सरलता से क्वेश्चन को समझ के, एक एक बातें सरल भाषा में उसको समझ के, उसको पहले लिखिए। क्वेश्चन क्या आपको बताना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या डेटा दे रहा है। सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन जो डेटा देता है उसको पहले लिखिए। सॉल्यूशन क्या पूछा है तो बात की चीज है, पहले आप उससे क्या रिसीव कर रहे हैं, सारे डेटा को प्रॉपरली लिख लीजिए। उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला बैठता हो उसको लिख लीजिए, फिर उसी को मैनिपुलेट करके आप देखेंगे कि आपसे जो पूछा गया है आप उसको आंसर कर सकते हैं बहुत ही सरलता से। तो आज का हमारा टेक अवे क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें जो डेटा दिया है उसको रिसीव करना है, उससे संबंधित फॉर्मूले लिखने हैं, फिर देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है। और जो फाइंड करना है आपको बता दें, शर्तिया जो आपने डेटा लिखा है उसी को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके, थोड़ा सा ब्रेन लगा के आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन ऑफ द प्रॉब्लम सेशन। और आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत ही जल्दी हम लोग कुछ और नए थ्योरी क्लासेस और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेकर आते रहेंगे। इस बीच आप लोग अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।